गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दो सदिश राशियों का सदिश गुणन चल रहा है हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने कल सदिश गुणन प्राप्त कर लिया। फिर दो सदिश राशियां ए और बी के बीच का कोण भी निकाल लिया, और जिस सदिश के कारण वो सदिश गुणन कहलाता है, इकाई सदिश एन कैप जिसे कहते हैं, जो ए और बी दोनों पर लंब होता है, वो भी ज्ञात कर लिया। तो उसके आगे फिर विशेष स्थितियाँ हम बोल लेते हैं, एक बार इसे फिर से लिख लिया जाए। ये हमारा एक सदिश ओ ए है, जिसे हमने वेक्टर ए कहा। दूसरा हमारा ओ बी है, जो वेक्टर बी है। सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। ए क्रॉस बी जब लिखते हैं तो एंगल ए से बी की तरफ बनता है, और बी क्रॉस ए लिखते हैं तो एंगल बी से। तो ए क्रॉस बी होने की स्थिति में इनका जो परिणामी है उसकी दिशा इकाई सदिश एन कैप की दिशा में होती है, परिणामी की दिशा। तो यानी ये एन कैप इकाई सदिश है जो सदिश ए और बी दोनों पर लंब है। ये भी हो गया। ए क्रॉस बी सदिश गुणन को क्रॉस से निरूपित करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी यानी थीटा एन कैप ए तथा बी पर लंब इकाई सदिश। अब ये कंप्लीट जो ये हमारा ये जो रिजल्ट है, ये क्या है? सदिश राशि है। क्यों? इसमें इकाई सदिश लगा हुआ है। अदिश गुणन में नहीं होता था ये, वहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा था वो अदिश मिल रहा था। इसी में फिर हम लोगों ने इसे लिख दिया था ए बी साइन थीटा, ये भी लिखा था। मापांक ए क्रॉस बी भी हम लोग निकाले थे, जो कि आ गया था ए बी साइन थीटा। इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। यहाँ से हमें साइन थीटा इक्वल टू मिल गया था मापांक ए क्रॉस बी अपान ए बी का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस ए मॉडुलस बी, और हमें कोण मिल जा रहा था। फिर यहीं से हम लोगों ने दिखाया था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दो सदिश राशियों के सदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, नहीं होता है। क्यों? इस समय हमारा ये मॉडुलस बी मॉडुलस ए साइन माइनस थीटा एन कैप, तो माइनस के कारण यहाँ माइनस आ गया, तो ये हमारा। और फिर हम लोगों ने इसी से एन कैप के बारे में कहा था कि एन कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जिसे हम लोगों ने निकाल दिया था ए क्रॉस बी अपान मॉडुलस ए क्रॉस बी। यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा आ जा रहा था एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपान ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा मॉडुलस ए क्रॉस बी है। तो इस तरीके से अगर हमें लंब सदिश निकालना हो, लंब इकाई सदिश, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। सब पे क्वेश्चन आते हैं, और इसी आधार पर हम लोगों ने कह दिया था कि ए और बी का सदिश गुणन बराबर ए क्रॉस बी बराबर ए तथा बी पर लंब सदिश। अब इसके आगे बेटा बढ़ा जाए स्पेशल केस। तो ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, जो मेन है यहीं से। अब इफ थीटा इक्वल टू 0 आर पाई, यानी थीटा 0 या पाई हो जाए, अर्थात
सदिश ए और बी दोनों परस्पर समांतर हो जाएं या एक रेखीय हो जाएं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में तो यहाँ लिखते हैं बेटा, इफ थीटा इक्वल टू 0 आर पाई आर वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट, इतनी स्थितियां हो सकती हैं। देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 बोलो तो भी 0 हो जाएगा, साइन पाई बोलो तो भी ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिल जा रहा है बेटा? 0। तो दो सदिशों के समांतर होने की स्थिति में उनका सदिश गुणन 0 होता है, जबकि दो सदिश जब परस्पर लंब हो रहे थे तो उनका अदिश गुणन 0 हो रहा था। इफ a डॉट b इक्वल टू 0 देन वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0 देन वेक्टर्स a एंड b आर कोलिनियर आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, ये भी नोट हो गया, काफ़ी इसका यूज होता है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद अगर हम π/2 ले लेते हैं तो ये a क्रॉस b इक्वल टू ए बी एन कैप बन जाएगा, और मॉडुलस में ले लें और π/2 बोल दें, मॉडुलस a क्रॉस b इक्वल टू ए भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज ये वाला होता है, इसको ले लिया गया है। इसी में बेटा इफ a इक्वल टू b, सदिश a और b दोनों क्या हो जाएं? समान हो जाएं, और कोलिनियर तो यहाँ हमने लिखा ही था, कोलिनियर तो लिखा ही था, और दोनों समान हो जाएं यानी इक्वल वेक्टर हो जाएं। ऐसी स्थिति में देन a क्रॉस a इक्वल टू मॉडुलस a साइन एंगल बिटवीन a एंड a 0 होता है बेटा ना, a और a के बीच का कोण 0, यानी हमें रिजल्ट क्या मिल गया बेटा? 0। तो a क्रॉस a इक्वल टू 0, उसी सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट a इक्वल टू मॉडुलस a स्क्वायर होता था, इक्वल टू a स्क्वायर बन जाता था। ये भी दोनों में एक फ़र्क है ना, ये भी हो गया, ये भी यूज होगा। ठीक है। और अब इसमें कुछ बेटा जो है ज्योमेट्रिकल भी एप्लीकेशन होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी आता है, ये भी ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आई जे के, फिर आई कैप जे कैप के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते बेटा, इस पर भी ले लिया जाएगा। तो इस समय सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसी में त्रिभुज वाला हिस्सा भी आ जाएगा बेटा, उसी के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। यहीं पर हम ये लिख देते हैं बेटा, इसे यह ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसी को हम लोग मॉडुलस a क्रॉस b अगर बोल दें तो मॉडुलस a क्रॉस b अभी लिखे भी थे, और ले भी लो मॉडुलस, तो ए बी साइन थीटा आता बेटा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब तुम यहां से देखो बेटा, फिगर यही बनाते हैं। ये तुम्हारा ओ ए है वेक्टर, और ये ओ बी वेक्टर है। ठीक है। अब यहीं से हम पैरेललोग्राम को पूरा कर लेते हैं। यानी हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया, यहीं से बन गए। ये इसके इक्वल है, इसका नाम सी रख देते हैं बेटा। तो ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, ओ ए इक्वल टू बी सी भी हो रहा है। देखो ओ ए इक्वल टू बी सी, तो ये ए हो गया बेटा, तभी तो पैरेललोग्राम है।
ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम, और ये भी वही होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इतना क्लियर है बेटा। और हमने किया क्या, इसे डॉटेड लाइन से मिला दिया। इस समय ये समांतर चतुर्भुज OACB जो हमारा है, अगर हम विकर्ण AB को मिला दें तो ये दो त्रिभुज में टूट चुका है। एक है OAB, एक है ABC, दो है, और दोनों इक्वल होंगे, है ना, पढ़ रखा है। दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने की कंडीशन, कांग्रुएंट होने की, तो ये इसके कांग्रुएंट है, ठीक है ना। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो SAS से दोनों कांग्रुएंट हो गए ना। तो अब ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसका एरिया मिल जाएगा तो दोनों एरिया मिलकर ट्वाइस हो रहे हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ लिखने जा रहे हैं, फिगर बन चुकी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देख लो बेटा, सही है, ये होगा। और ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, कांग्रुएंट है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। सिंस ट्रायंगल OAB ट्रायंगल ABC, ये होता बेटा ना। अब जब ये इतना हो गया तो अब इसमें आ जाओ बेटा। तुम लोगों ने रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध में कुछ क्षेत्रफल पढ़ाए गए थे। क्षेत्रफल तुमने कई पढ़ रखे हैं, लेकिन जो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं वो वहाँ पढ़ रखा है। वो क्या था कि अगर हमारा त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC, जिसमें ये अंतःकोण A है, ये B है, ये C है, इंटीरियर एंगल ABC, और A के सामने की साइड स्मॉल a, B के, और ये साइड्स हैं। ऐसी स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसे हम कितना लिखते हैं, ट्रायंगल से लिखते हैं, ये डेल्टा निशान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ। अगर हम साइड ले रहे हैं BC, साइड हमने ले ली BC, साइन ऑफ एंगल बिटवीन B एंड, तो साइन कितना हो जाएगा बेटा, तो BC साइन A और B के बीच का, ये B और C के बीच का कोण, इसी को बोल सकते थे 1/2 CA, एंगल बिटवीन C एंड A कितना है बेटा, B है, और इसी को बोल सकते थे 1/2 AB, एंगल बिटवीन A एंड B C है बेटा। तो इस तरीके से तुमने ये देखो ये पढ़ रखा है। अब यही हम यूज़ करने जा रहे हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर हमारा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू ट्वाइस, और ये हो गया हाफ OA इंटू OB साइन एंगल बिटवीन AOB थीटा। हुआ कि नहीं बेटा, देख लो ये हुआ। और ये 2 से 2 कट गया, हमें मिल गया OA, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। तो ये OA को पहले हमने यहाँ पर देखो दिखा दिया कि हमारा ये OA वेक्टर जो है वो A वेक्टर है, और OB वेक्टर कितना है बेटा, B वेक्टर है। तो जैसे ही मॉडुलस लेंगे वो A और वो B बन जाएगा। तो ये बन गया बेटा AB साइन थीटा। इतना बेटा सब लोग सहमत हो?
तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बन गया, ए बी। अब पहुंच जाओ नंबर 2 पे। ये ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, मॉडुलस ए क्रॉस बी। ये रिजल्ट मिल गया मॉडुलस ए क्रॉस बी फ्रॉम 2 नंबर 2 से, जहां ए और बी दो वेक्टर थे ना, जो दोनों कहां मिल रहे थे, पॉइंट ओ पे मिल रहे थे। बिंदु ओ से निकलने वाले दो सदिश हैं, 2 एडजेसेंट वेक्टर्स, ये भी कह सकते हैं। तो ये बेटा हमारा है ए एंड बी एडजेसेंट वेक्टर हैं, या पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो एक बिंदु से निकल रही हैं। दोनों साइड कहां से निकल रही हैं, तो हम लोग ए क्रॉस बी कल के मॉडुलस निकाल देंगे तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसी में ऑलरेडी एरिया ऑफ त्रिभुज देखो निहित है, अलग से लिख देते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो निकला हुआ तो है हाफ, है ना, तो नीचे नोट में लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, लिखा हुआ बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा इक्वल टू हाफ मॉडुलस ए क्रॉस बी। बेटा यही आया कि नहीं, बोलो। पैरेललोग्राम इसी का ट्वाइस हो गया था, ये हो गया। तो ये किस समय एरिया है, जब त्रिभुज की दो एडजेसेंट साइड्स यानी दो एक बिंदु से निकलने वाली साइड्स हमें मिल रही हों, उस समय ये एरिया है 1/2 ए क्रॉस बी मॉडुलस में। और पैरेललोग्राम है तो ट्वाइस कर देंगे। लेकिन कभी कभी बेटा हमें पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया रहता है, ऐसी स्थिति में भी एरिया का फार्मूला है, उसे प्रूफ करें तो यहाँ तक पहुँच जाता है। उससे पहले डायरेक्ट नोट कर लो, बाद में जरूरत पड़ने पर प्रूफ कर लिया जाएगा। तो लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर हैं, इक्वल टू, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are A and B। इस समय ये A और B क्या हो रहे हैं, यहां तो एडजेसेंट साइड हैं, लेकिन इस समय A और B क्या हैं, यहां एक रफ फिगर बना देते हैं बेटा हम। ये हमारा डायगोनल A हो गया बेटा, और ये डायगोनल हो गया बी। रफ इसके फिगर बना दिया, एक डायगोनल ए वेक्टर है, एक डायगोनल। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एरिया आएगा वो आ जाएगा हाफ मॉडुलस ए क्रॉस बी। ठीक बेटा, ट्रायंगल वाले से मैच खा रहा कि नहीं। ट्रायंगल में ये ए और बी एडजेसेंट साइड हैं, लेकिन यहाँ ए और बी क्या हैं, डायगोनल हैं। क्लियर हो गया। तो ट्रायंगल के एरिया में हाफ होने पे ए क्रॉस बी मॉडुलस में जो हो रहा है वो तो एडजेसेंट साइड है, लेकिन पैरेललोग्राम के एरिया में हाफ होने पर अगर ए क्रॉस बी हो रहा है तो ये क्या है, उसके डायगोनल हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया हम लोगों का। तो अब इसके आगे बेटा हम लोग लेते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बारे में। ठीक है ना। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर unit vectors where I unit vector along x axis, j cap unit vector along and k cap unit vector along, मालूम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ फिगर बना के डायरेक्ट लिख देंगे और लगाना शुरू कर दिया जाएगा बेटा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, आई कैप। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से,
वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन इसकी जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? के कैप। ये भी हो गया, और ये ओरिजिन है। तो साथ में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। हो गया बेटा? फिगर बन चुकी है, इसलिए यहाँ आप लिख नहीं रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा आई क्रॉस आई, मॉडुलस आई कैप, मॉडुलस आई कैप, एंगल बिटवीन आई एंड आई जीरो, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई जे कैप भी लिख सकते हैं, और के कैप भी, जे भी उसके परपेंडिकुलर है, और चलो जे कैप लिख देते हैं। लेकिन आया तो आंसर जीरो, आई क्रॉस आई जीरो आ गया। सिमिलरली जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, और के क्रॉस के भी जे क्रॉस जे इक्वल टू मॉडुलस जे साइन जीरो के कैप इक्वल टू जीरो, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू मॉडुलस के कैप साइन जीरो आई कैप बोल देते हैं। इस तरीके से 10 आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के बेटा इक्वल टू कितना आया? जबकि स्केलर प्रोडक्ट में ये 1 होता था, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के 1 आता था, क्योंकि मॉडुलस आई स्क्वायर हो जाता था, जे डॉट जे मॉडुलस जे स्क्वायर, और के डॉट के मॉडुलस, वहाँ तो 1 हो रहा था, लेकिन इसमें 0 हो जा रहा है। एक रिजल्ट ये हो गया। अब दूसरा रिजल्ट बेटा आई क्रॉस जे देखते हैं कितना आ रहा है। नेक्स्ट आई क्रॉस जे इक्वल टू मॉडुलस आई कैप मॉडुलस जे कैप साइन एंगल बिटवीन आई एंड जे कितना है? 90 डिग्री है, π/2 लिख देते हैं। और आई और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कितना है? के कैप है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया के कैप। ये वन और के कैप, इसका मतलब आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी? के कैप। ठीक है, लेकिन अगर जे क्रॉस आई बोल देंगे तो माइनस के कैप, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। अब नेक्स्ट लिया जाए बेटा, आई क्रॉस जे हो गया, अब जे क्रॉस के ले लेते हैं। जे क्रॉस के इक्वल टू मॉडुलस के साइन एंगल बिटवीन जे एंड के π/2 हो गया 90 डिग्री, और जे एंड के का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप होता क्या बेटा? इस तरीके से हमें ये मिल गया रिजल्ट कितना बेटा? आई कैप। ये वन आई कैप मिल गया। और थर्ड ले लेते हैं के क्रॉस आई, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस के कैप मॉडुलस आई कैप साइन एंगल बिटवीन के एंड आई π/2 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू के एंड आई जे कैप। ये आ गया जे कैप। और इनको अगर क्रम पलट देंगे तो ये के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा आई क्रॉस के। तो याद करने के लिए बेटा ये हम लोग एक बना लेते हैं, और यहाँ लिख दें आई कैप, यहाँ लिख दें जे कैप, और यहाँ लिख दें के कैप। देखो आई जे के और के आई, देखो बेटा ठीक है। तो आई जे के ये क्रम है, साइक्लिक ऑर्डर ये है। और जैसे ही यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे के नाम बोल रहे हो तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में देख लो जे आई नेगेटिव, आई के जे होगा बेटा। तो ये याद करने के लिए है, और ये बाकी ये तुम्हारे सामने निकल चुका है। तो इसका एप्लीकेशन लिया जाए
क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमारे पास जो दो सदिश ए और बी हैं वे किस रूप में दिए हों, आई जे के, यानी आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेक्टर जो होता है इस पैटर्न पे हो हमारे, तो लिया जाए बेटा। इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर, यदि सदिश ए और बी क्रमशः if A and B are A equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3, इसमें मैं दिया हूं, या इसी को वो ऐसे भी दे सकता था बेटा, A1 कामा A2 कामा A3 पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दे सकता था, तो भी यही हुआ। B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, B1 कामा B2 कामा B3, ये भी दे रखा उसने। ऐसी स्थिति में इनका सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B हमें निकालना है। देन A क्रॉस B इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब जो जिस स्थान पे वहाँ लेते हुए उसी क्रम में डाट क्रॉस तो वहाँ लगेगा, और स्केलर क्वांटिटी तो चाहे डाट हो चाहे क्रॉस हो डायरेक्ट गुणा हो जाती है, उसके लिए डाट क्रॉस का कोई औचित्य नहीं है, वहाँ गुणा सामान्य है। लेकिन डाट या क्रॉस का महत्व कहाँ है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए है। तो यहाँ पर तुम देखो बेटा, पहले इस ये जो टर्म है इसका A1 I, इसका प्रोडक्ट पूरे में किया जाएगा। हाँ, पहला हुआ बेटा A1 B1 I क्रॉस I, दिस इज इक्वल टू A1 B1 I कैप क्रॉस I कैप प्लस, अब यहाँ गुणा हुआ बेटा A1 B2 I क्रॉस J कैप, और फिर हुआ बेटा देखो A1 B3 प्लस A1 B3 I कैप क्रॉस K कैप। हो गया बेटा A1 का प्रोडक्ट। अब अगले में A2 J प्लस, इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्लस A2 B1, तो A2 B1 J क्रॉस I कैप, क्यों बेटा, और प्लस A2 B2 J क्रॉस J, और फिर प्लस A2 B3 J कैप प्लस A2 B3 J कैप क्रॉस K कैप, ये भी हो गया बेटा हमारा। नेक्स्ट A3 K कैप, A3 B1 K कैप क्रॉस I कैप प्लस A3 B2 K कैप क्रॉस J कैप प्लस A3 B3 K कैप क्रॉस K कैप। प्रोडक्ट कर लिया हम लोगों ने, सामान्य जिस रूप से होता है, केवल साइन क्रॉस को ध्यान रखते हुए कर लिया। अब I J K R परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, लंब इकाई सदिश, चलो बेटा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो I क्रॉस I कितना होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया बेटा। I क्रॉस J K कैप, तो ये हो गया प्लस A1 B2 K कैप, I J J K K I होता है, और ये क्या है, I K है, माइनस J होगा, तो ये हो गया बेटा माइनस A1 B3 J कैप, जो नाम छूट रहा वो आ रहा है, बस I J J K K I, क्रम ये है। हाँ, यहाँ से आया बेटा J क्रॉस I माइनस के, तो ये माइनस A2 B1 K कैप बेटा, और ये 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, 0 हो गया, और
जे क्रॉस के आई कैप प्लस A2B3 आई कैप, ये भी हो गया बेटा। और फिर आ गए A3B1, है ना, A3B1 और प्लस A3B1 कितना जे कैप हो जा रहा बेटा, के क्रॉस आई जे होता है। और फिर A3B2 ये माइनस हो जाएगा, माइनस A3B2 के क्रॉस जे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस आई, तो माइनस आई कैप और लास्ट वाला प्लस 0। देख लो बेटा ये हो रहा है। यहाँ हमने यूज क्या किया, यहाँ हमने यूज किया I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू 0, I क्रॉस J इक्वल टू K कैप, J क्रॉस K इक्वल टू I कैप एंड K क्रॉस I कैप इक्वल टू J कैप। ये यूज़ किया है और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, इसलिए इसका कन्वर्स होने पर हमने क्या ले लिया, निगेटिव साइन। चलो बेटा यहाँ से अब आगे बढ़े। आई कैप वाला टर्म ये है और आई कैप वाला टर्म दो हैं, इन्हें हम पहले ले रहे हैं बेटा। देखो तो ये है A2B3 माइनस A3B2 है बेटा, क्या आई कैप, देखो लिख लिया हमने, यही आई कैप वाला है, A2B3 माइनस A3। अब नेक्स्ट टर्म ले लेंगे हम जे कैप का, और यहाँ माइनस साइन लेते हुए ले लेते हैं, पहला हिस्सा फिर माइनस साइन। अब देखते हैं बेटा जे कहाँ है, ये माइनस वाला प्लस होगा, पहले इसी को लिखते हैं A1B3, जे बाहर लिख लेंगे, और जे कहाँ, ये देखो ये A3B1 माइनस A3B1 जे कैप बाहर लिख लिया, और फिर प्लस, फिर हमने प्लस लगा लिया, क्यों किया अभी आगे जान जाओगे। यहाँ तक होगा बेटा, प्लस करके हम के वाला ले रहे हैं, तो के में देखो ये A1B2 है ना, A1B2 और माइनस A2B1 के कैप बेटा, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट बनने जा रहा है बेटा हमारा, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। इसका जो फर्स्ट रो है इसका वो आई कैप जे कैप के, यानी पहली पंक्ति के अवयव क्या है, आई जे। अब देखो नेक्स्ट A1 A2 A3 B1 B2 और ये बेटा B3। देखो दिखाई दे रहा बेटा नीचे सारे सारे। तो ये हमें A क्रॉस B की वैल्यू मिली, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। चेक करके देख लो बेटा, आई कैप वेक्टर पीछे लगाते हैं, देखो A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस B1 A3 और प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1 आ रहा बेटा। तो क्वेश्चन लगाते समय अब हम लोग A क्रॉस B इतना लंबा प्रोडक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास वेक्टर अगर ये दो होंगे तो हम डिटर्मिनेंट में लिख करके डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला उसी के द्वारा बना है। अब यहाँ पर तुमने पढ़ रखा है कि यदि दो पंक्तियाँ यानी दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव परस्पर समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो आर एनी टू कॉलम्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। अब तुम देखो यहाँ अगर ये दोनों समान सदिश होते तो ये भी A1i प्लस A2j प्लस A3 के होता और ये भी A1i प्लस A2j प्लस A3 के होता। उस स्थिति में देखो ये A1 A2 A3 A1 A2 A3 ये दोनों पंक्तियों के अवयव समान हो जाते और मान क्या आ जाता, यानी जो रिजल्ट वहाँ तुम फार्मूले से निकाले थे वो रिजल्ट यहाँ भी सर्टिफाई हो रहा है, ठीक है ना, कि A क्रॉस A इक्वल टू 0। तो इतना बेटा ये काफ़ी हो गया है।
अब कल इसके आगे क्वेश्चन लगाया जाएगा, रिहर्सल चलता रहेगा। थैंक यू।